जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, उसके नियम क्या हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से हो सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो समझिएगा, यह एक चिकनी परावर्तक सतह है और यह एक रुखरी परावर्तक सतह है। आपको हम पिछले क्लास में यह भी बताए थे कि प्रकाश की जब किरण आती है तो वो किरण रूप में नहीं बल्कि प्रकाश किरण पुंज के रूप में किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है। क्योंकि हम उतनी किरणों को दर्शा नहीं सकते कॉपी या बोर्ड पर, इसलिए सिर्फ एक किरण लिखकर दर्शा देते हैं। तो प्रकाश की समांतर किरणें इस पर मान लीजिए आई, समांतर किरणें आई और अब ये परावर्तित हो गए। फिगर तो उतना बढ़िया से नहीं बना है, लेकिन समझिएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल बना लेते हैं। ये है N1 और यह है N2। प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर आई और चूंकि यह चिकनी सतह है तो परावर्तन के बाद भी एक दूसरे से आपस में समांतर होगी, आप देख सकते हैं फिगर में। लेकिन अब इस उबड़ खाबड़ वाली सतह पर देखते हैं, इसमें भी प्रकाश की किरणें को समांतर लाते हैं। ये ऐसे आया, परावर्तित हो गया और यह ऐसे आया और परावर्तित हो गया। यहाँ पे भी नॉर्मल बना लेते हैं, इसको कह दीजिए N1 और यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं, इसको कह दीजिए N2। दोनों फिगर को आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में जो आपतित समांतर किरणें हैं वह परावर्तन के बाद भी एक दूसरे से समांतर है। और इस फिगर को देखिए, इस फिगर में पहले तो किरणें आपस में समांतर होकर आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद यह दोनों अब आपस में समांतर नहीं है। तो इस प्रकार के ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद भी एक दूसरे से समांतर हो, तो उस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। और ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से समांतर नहीं हो, उसको कहते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हिंदी में कहेंगे अनियमित रिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ को अब डिफिनेशन में थोड़ा लिख लेते हैं। परावर्तन दो प्रकार के
होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसको लिखेंगे, पहले इंग्लिश लिख। If a beam of light remains parallel even after reflection, then this type of reflection is called regular रिफ्लेक्शन। दिख रहा है? चलिए ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे नियमित परावर्तन। यदि प्रकाश की किरणें, एक बात को यहाँ समझिएगा, यहाँ पे अ बीम ऑफ लाइट का प्रयोग किए हैं, यहाँ प्रकाश की किरणें लिख दिए हैं, बात एक ही है। प्रकाश की किरणें बहुवचन को दर्शा रहा है तो उसको हम सिंगल रूप में बीम ऑफ लाइट भी कर सकते हैं। बीम का अर्थ ही होता है किरण पुंज, और यहाँ प्रकाश की किरणें कर दिए हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। परावर्तन के बाद भी आपस में समांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें, एक काम करिए, यदि समांतर प्रकाश की किरणें, यहाँ पे समांतर लगा दीजिए, रखिए।
यदि समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद भी आपस में समांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इफ ए parallel beam of light remains parallel even after the reflection, then this type of reflection is called regular reflection। चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और रेगुलर रिफ्लेक्शन ये पूरा लिखने के बाद आप यह वाले जो फिगर है इसको बना लीजिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिगर है। परावर्तन। और ये जो फिगर है, यह एक बात आपको बता देते हैं, यह जो अनियमित परावर्तन है ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे बनाए हैं आपको वैसे ही बनाना है, क्योंकि इसमें समांतर दिखाना था दो किरणों को, तो परावर्तन के बाद भी समांतर दिखा दिए। इसमें आप जैसे बनाइए, बस समांतर किरणों को लाइएगा, परावर्तन के बाद वह एक दूसरे से समांतर नहीं रहे, बस इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको जैसे फिगर बनाना है बनाइए। अनियमित परावर्तन, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे। चलिए दूसरा नंबर देखिए। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो आपको बता दिए वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे से समांतर तो आए, लेकिन परावर्तन के बाद वह एक दूसरे से समांतर नहीं रहे। तो देखिएगा, डिफिनेशन लिख रहे हैं, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट does not remain, एस हटा दिए क्योंकि यहाँ पे डज लगा दिया है, डज नॉट रिमेन पैरेलल, इवन को हटा दीजिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले लिखिएगा, यहाँ पे ओ लगा दीजिए, अनियमित परावर्तन। यदि समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आपस में समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस चीज़ का फिगर ये उतार लीजिएगा, नोट करिए।
एक बेहद ही छोटा सा टॉपिक है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को भी समझ लीजिए। क्या है लुमिनियस ऑब्जेक्ट? तो बेहद ही सरल सा टॉपिक है ये, समझिएगा। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं से उत्सर्जित करें उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जो स्वयं से इमिट करे लाइट एनर्जी को। और जो वस्तुएं ऐसा नहीं कर सकती है उसको कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बस खत्म हो गया। The object that can emit light by itself is called luminous object। वैसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल सोचिए ज़रा, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है? तो बल्ब, सन, मून, ना 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 ना, मून यानी चंद्रमा लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। भले आपको रात में वह प्रकाश उत्सर्जित करते हुए दिखता हो, लेकिन वह भी प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करता है। सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, वही वह परावर्तित कर कर हमें दे देता है, जिस कारण हमें वह चमकदार लगता है। लेकिन चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, यह बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ भी अपने मन से एग्जाम्पल आप दे दीजिए। आप अपने आसपास देखिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो इसमें भी एग्जाम्पल वही दे दीजिए, बल्ब, सूर्य आदि। नोट करिए इसको। अब आते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पे। और प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वही जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो नहीं करे उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट that can't emit light by itself is called
नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और प्रदीप्त वस्तुएं भी देख लीजिए, वैसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित ना करे वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब एग्जाम्पल दोनों का आप सोचिए, कौन कौन चीज़ नहीं करता है प्रकाश उत्सर्जित। मार्कर ले लीजिए आप, ब्रिक्स ले लीजिए जिसको ईट करते हैं, एटसेट्रा कुछ भी ले लीजिए। इसमें दूसरा चीज़ दे देते हैं पेन, बोर्ड आदि। नोट करिए इसको। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। क्या होता है इमेज, समझिएगा मेरी बातों को। इमेज वैसी संरचना है जो प्रकाश के परावर्तन के बाद हमें प्राप्त होती है या देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को हम समझाएंगे आपको दो दर्पण से, एक अवतल एक उत्तल। खैर अवतल उत्तल दर्पण के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी हम आगे देंगे, लेकिन अभी आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए। प्रतिबिंब पे चूँकि फोकस कर रहे हैं इसलिए इन दोनों दर्पणों को लेना जरूरी है। आपको सिर्फ जानकारी में दे देते हैं। अवतल दर्पण है ये, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है, और ये है आपका उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं और उसको कनकेव मिरर कहते हैं। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित रहता है। तो समझिएगा, इसमें जो इमेज बनता है, प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो समांतर आई, अब परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी। यहाँ पे वस्तु बना देते हैं कोई, ज़्यादा अभी दिमाग पर जोर मत डालिएगा, आपको सिर्फ इमेज बता रहे हैं, आप इमेज को समझ लीजिए। उसके बाद आपको यह दर्पण क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, सब आपको बताएंगे। पेशेंस थोड़ा रखिए। फोकस से गुजरी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक आई ऐसे और वापस इसी रास्ते से चली गई, दो किरणें आई दो चले गई। तो इसका जो ये कटा जहाँ पे किरण, वहाँ पे बनता है प्रतिबिंब। और चूँकि मुंह यहाँ पे है, इसका सर यहाँ पे है, तो जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वहीं पे यह, जहाँ पे यह प्रकाश कटेगा और जिस चीज़ से निकल रहा है उसी चीज़ का फिगर बनेगा। क्योंकि यह सर से निकल रहा है तो यहाँ पे सर ही बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं इस ऑब्जेक्ट से, यह वास्तविक रूप में मिल रही है आपस में। दर्पण से टकराई, हम लोग भी इधर ही खड़े रहते हैं, दर्पण है, हम लोग इधर हैं मान लीजिए, तो ये किरणें टकराकर वास्तविक रूप से मिल रही है, यानी आपको पर्दे पर यह प्राप्त हो जाएगा।
आप अवतल दर्पण को ले लें और उस पर समांतर प्रकाश की किरणें डालें और या मोमबत्ती आगे में रख दें, तो आपको एक कागज़ रखिए या कोई पर्दा सफ़ेद रख दीजिए, तो आपको मोमबत्ती वास्तविक रूप से उस कागज़ पर, अगर आप कागज़ को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जाएं, तो एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पे आपको पूरा का पूरा वास्तविक प्रतिबिंब उस मोमबत्ती का बन जाएगा और मोमबत्ती की संरचना आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन उत्तल दर्पण में होता क्या है, अगर कोई वस्तु है तो वह दर्पण के पीछे बनता है। छोड़ दीजिए इसका मैकेनिज्म कैसे बनता है, क्या बनता है, वो आपको आगे बताएंगे। तो इसका जो प्रतिबिंब है यह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के चूंकि आप आईना के अंदर ढुक तो नहीं सकते, तो वह वास्तविक है कि काल्पनिक, समझिए। वैसी चीज़ जो हमारे वास्तविक दैनिक जीवन में मिल रही है हमको, उसे हम वास्तविक मानेंगे। यह पेन है, यह मेरे हाथों में है, तो यह वास्तविक रूप से है। लेकिन कोई चीज़ अगर दर्पण के पीछे है तो हम उसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो वो आपका वास्तविक रूप से नहीं है, वो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। और चूंकि यह प्रतिबिंब आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने वास्तविक जीवन में सिर्फ देख सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। सिर्फ आभास होगा आपको कि हाँ भाई ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन गया, लेकिन वह वास्तविक रूप से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के इमेज को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और एक बात बता दें, यहाँ पे तो प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है, लेकिन यह जो उत्तल दर्पण है इस पर प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है। चलिए आपको समझा ही देते हैं। यह भी समांतर आई, इसका मान लीजिए फोकस यहाँ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यह फोकस से यह इस प्रकार परावर्तित होगी कि आपको ऐसा आभास होगा कि यह वाली जो किरण है ये फोकस से, दर्पण के अंदर जो फोकस है उससे निकल कर आ रही है। वास्तविक रूप से वह नहीं आ रही है, वह दर्पण के अंदर से फोकस से आ रही है। तो आई किरण परावर्तित होने के बाद यह ऐसा आपको लगेगा कि यह फोकस से निकल कर आ रही है। दूसरा एक किरण ले लीजिए, एक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में किरण आई, तो यह वापस उसी रास्ते पर परावर्तित हो जाएगा जिस रास्ते पर आया है। और ये आपको लगेगा कि यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से किरण यह वाला वापस टकरा कर आ रहा है। तो चूंकि यह दोनों किरण इस वस्तु के सर से आ रहा है, तो कटने वाला जो बिंदु है वहाँ पे भी वस्तु का सर ही बनेगा। अब बाकी का बाकी डायग्राम ऐसे बना दीजिए। इस रे डायग्राम के बारे में बेहद ही अच्छे तरह से आपको अगले वीडियो में हम समझाएंगे। अभी चूंकि हमारा मेन टॉपिक इमेज है, तो उस चीज़ को हम समझा रहे हैं। तो इस चीज़ में भी आप सिर्फ इमेज को समझिए, कैसे बन रहा है, वास्तविक रूप से कहाँ पे किरण कट रहा है, कहाँ पे नहीं कट रहा है। अब बाकी यह कैसे आया, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, यह सब चीज़ अभी एकदम भूल जाइए। तो यहाँ पे देखिए वस्तु, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना वस्तु का, तो यह जो वस्तु प्रतिबिंब बना यह भी आभासी रूप में है। और देखिए यह जो किरण कट रहा है यह वास्तविक रूप में नहीं कट रहा है। किरण तो आया, देखिए ये है, यहाँ पे खड़े रहते हैं हम लोग इस दर्पण के आगे की ओर। दर्पण के पीछे आप खड़े कैसे रह सकते हैं? आप आईना के आगे में खड़ा रहिए, आप क्या दर्पण के अंदर ढुक सकते हैं? नहीं, आप उसके आगे ही खड़ा रख सकते हैं, उस दर्पण के पीछे नहीं जा सकते। तो दर्पण के आगे आप हैं, आप देखते हैं कि एक किरण यहाँ से आया, परावर्तित होकर यहाँ चला गया, दूसरा किरण यहाँ से आया, परावर्तित होकर वापस उसी रास्ते पर लौट गया। तो यह मिल कहाँ पे रहा है?
यह मिल कहीं पे नहीं रहा है, यह मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, इस किरण को अगर दर्पण के अंदर की ओर आगे बढ़ाते जाएं और इस किरण को आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे यह मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऐसी संरचना बनी है उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। तो अभी फिगर मिटा देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए फिगर बना लिए हैं, आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपका परीक्षा में आ जाए और आपके लिए उपयोगी हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, इस चीज़ का तो यकीन मानिए, हर चीज़ कवर होगा। बस हम आपको शुरुआत में भी बोले हैं, मेरे साथ चल रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रख के चलिए। और सब टॉपिक आपको अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए चलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब टॉपिक ख़त्म हो गया। इमेज तो आपको बता दिए, इमेज जो बनता है प्रतिबिंब, वह प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से आती है, प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश सबसे पहले प्रकाश स्रोत से आएगा, वह किसी वस्तु से टकराएगा, फिर उस वस्तु से जो निकला प्रकाश वह दर्पण पर पड़ेगा और वह दर्पण पर पड़ने के बाद फिर वह आगे की घटना होगी कि वह वास्तविक रूप से मिल रही है या नहीं, इस चीज़ को तब देखेंगे। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से आती है तो इस चीज़ को नहीं समझना है कि वह ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है या प्रदीप्त वस्तुएं हैं, वो प्रदीप्त भी हो सकती है। बस आपको समझना यह है कि वो जो प्रदीप्त वस्तुएं से भी आ रही है प्रकाश, वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से आ रही है, जैसे चंद्रमा से आती है। When a ray of light coming from a point when a ray of light coming from a point and after reflection meet or appear to meet at another point then the structure formed second point is called image of first point. When a ray of light coming from a point and after reflection meet or appear to meet at another point, then the structure formed at the second point is called image of first point.
प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है और परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उस दूसरे बिंदु पर बनी संरचना प्रतिबिंब कहलाती है। संरचना पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाती है। नोट करिए पहले इसको। इस चीज़ में एक चीज़ हम अंडरलाइन किए हैं पॉइंट पे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। बिंदु स्रोत। अब आप सोचेंगे कि सर ऑब्जेक्ट तो कोई भी साइज का हो सकता है, इतना बड़ा, किसी भी आकार का, तो आखिर हम बिंदु स्रोत ही क्यों बोल रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट ही सीधा क्यों नहीं बोले? तो इधर साइड में ज़रा समझिएगा कि मान लीजिए यह कोई वस्तु है और प्रकाश कहीं से इस पर आया, परावर्तित हुआ, उसके बाद अब मेरे बातों को समझिएगा, प्रकाश पहले इस पर आ चुका है, उसके बाद अब परावर्तित हो रहा है, तब जो इससे प्रकाश की किरण निकल रही है तो इसके प्रत्येक बिंदु से प्रकाश निकलेगी। प्रत्येक बिंदु, इसमें जो अनंत बिंदुएं हैं उन सभी से प्रकाश की किरणें चारों ओर निकलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रकाश की किरणें सिर्फ यहीं से या यहीं से नहीं आती, उसमें जितना कण है वह हर एक कण प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, और वह हर एक कण परावर्तित करता हुआ आपको दिखेगा और प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा। इस प्रकार इसमें अनंत आपको प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे निकलती हुई दिखेगी चारों ओर। क्योंकि रे डायग्राम बनाना है, इतनी किरणें बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक किरण या दो किरण, तीन किरण, बस इतना ही बनाकर समझते हैं। तो हम जो कहे हैं कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो पॉइंट का मेरा अर्थ है कि किसी भी वस्तु से जो प्रकाश निकलती है तो वह उसके प्रत्येक बिंदु से निकलती है, बिंदु से ही निकलती है। पूरे वस्तु से मिलाकर वह बिंदु बिंदु कर ही पूरा वस्तु बनता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और उससे भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ ईच पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन each point of any object। आपका अगर इच्छा है तो इस चीज को लिख लीजिए, और नहीं इच्छा है तो ऐसे भी डिफिनेशन बिल्कुल 100% सही है, आपको सिर्फ समझने का फेर है। अब हम प्रतिबिंब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि किसी भी वस्तु की प्रत्येक बिंदु से प्रकाश निकलती है, इसलिए प्रकाश का बिंदु स्रोत मान लेते हैं कि बिंदु स्रोत से आ रहा है। आपको अगर इच्छा है तो ये लिखिए, नहीं तो ये भी डिफिनेशन एकदम बिल्कुल सही है। चलिए, तो प्रतिबिंब समझ गए, इमेज क्या होता है। अब चूंकि हम बताए थे इमेज दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक जो आपको वास्तविक रूप से प्राप्त हो, और आभासी जो आपको सिर्फ आभास हो कि प्रतिबिंब बन रहा है, कोई संरचना इस वस्तु का दर्पण के पीछे बन रहा है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो 1 नंबर आप दे दीजिए। ठीक है, रियल इमेज। तो आपको समझा चुके हैं वास्तविक प्रतिबिंब भाई कौन होगा, जो वास्तविक रूप से किरणें कटे और वास्तविक रूप से प्राप्त हो, जो हमें वास्तविक रूप से कटती हुई दिख रही हो। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ये बात तो यहाँ तक सबके लिए लागू होता है कि रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट से, किसी वस्तु के पॉइंट से ही आएगी। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, actually meet at another point, then the structure formed at the second point is called real image of फर्स्ट पॉइंट। इस चीज में भी जरा सुधार कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है और परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, तब उस दूसरे बिंदु पर बनी संरचना को नहीं रहने दीजिए, तब उस दूसरे बिंदु पर बनी संरचना पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। अब थोड़ा सा आप इस बात का टेंशन नहीं लीजिएगा, माफ़ करिएगा मुझको कि मैंने आपको अवतल और उत्तल दर्पण बनाकर उसमें रे डायग्राम बनाने लगा मैं। तो उस चीज़ को आपको एक बात को आपको समझना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करना जरूरी था, क्योंकि उस दर्पण में हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस कारण से हमें उस एग्जाम्पल को लेना पड़ा। नोट कर लीजिए इसको, फिगर तिगर कुछ नहीं बनाना है, बस आपको ये भी सिर्फ जनरल नॉलेज है। प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब जान लीजिए, आगे आपको काम आएगा। नोट कर लीजिए, मिटाए ना। चलिए अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज।
आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है और परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उस दूसरे बिंदु पर बनी संरचना को या संरचना पहले बिंदु का आभासी या काल्पनिक, वहाँ पे आभासी शब्द का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे काल्पनिक लिख देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। When a ray of light coming from a point and after reflection appear to meet, at another point, then the structure formed at second point is called वर्चुअल इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। तो प्रतिबिंब समझ गए, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब समझ गए। अब समझते हैं दर्पण को। क्या है दर्पण? आखिर किस चीज को आप दर्पण कहेंगे? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि परावर्तन लगभग हर सतह से होती है, चाहे वह रुखड़ी हो, प्लेन हो, चिकनी हो, कुछ भी हो, हर सतह से होती है। तो दर्पण भी भाई क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन ही तो करता है। तो आखिर हम कैसे विभेद करें दोनों के बीच की यह बोर्ड है या दर्पण है? आप कैसे मानिएगा कि कोई आईना है, कोई कुर्सी है? परावर्तन तो कुर्सी भी कर रहा है, आईना भी कर रहा है। तो आप कैसे अंतर स्पष्ट करिएगा दोनों के बीच में? तो मुख्य अंतर क्या है दर्पण में कि दर्पण जो है लगभग अपने ऊपर पड़ने वाले जितना भी प्रकाश उस पर पड़ता है वो लगभग पूरे तरह से हम नहीं कह सकते 100% परावर्तन कहीं नहीं होता है, क्योंकि जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वह आपको पिछले वीडियो में बताएं उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद बचे प्रकाश को वह परावर्तित करता है। इसलिए 100% परावर्तन संभव नहीं है। इसलिए जब कोई वस्तु है उस पर प्रकाश पड़ा तो आईना क्या करता है या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का लगभग सारे भाग को परावर्तित कर देता है, जिस कारण हम कहते हैं कि वह मिरर है या आईना है। इसी कारण से आप लीजिए एक कार्डबोर्ड, एक हम कार्डबोर्ड लिए और यहाँ पे एक दर्पण ले लिए, समझिएगा मेरे बातों को। उतने साइज का है, उतने वजन का है, हर चीज़ उसी तरह है। तो यह है कार्डबोर्ड और यह है आपका दर्पण, इसको मिरर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इस पर अपना चेहरा देखने का कोशिश करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने का कोशिश करते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि हमें अपना चेहरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, पॉलिश किया हुआ कार्डबोर्ड लीजिएगा तो हल्का फल्का धुंधला आपको चेहरा दिख जाएगा। अब दर्पण पर देखते हैं तो इसमें मेरा पूरा का पूरा चेहरा दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इस चीज़ का उत्तर यह है कि हम आपको बताएं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो आप देखिए, यह जो दर्पण है, मेरा चेहरा, इसमें अनेक बिंदु हैं, अनंत बिंदु कह सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट से मिलकर मेरा चेहरा बना है।
तो इसका हर एक पॉइंट से क्या निकल रहा है, लाइट, प्रकाश। तो अब चूंकि जब हम इस पर देखेंगे और इससे जो प्रकाश निकल रहा है, और दर्पण का यह गुण है, प्रॉपर्टी है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो इससे जो परावर्तित इमेज मेरे आँखों पर प्राप्त होगा, तब हमको जब सारा का सारा प्रकाश से परावर्तित कर दिया, तब हमको इमेज भी क्या दिखेगा, क्लियर। और इस पर देखते हैं, मान लीजिए यह मेरे कुछ बिंदुओं को परावर्तित कर पाया जो चमकीला था, और कुछ भाग को नहीं कर पाया। इसी कारण से हमें प्रकाश या तो धुंधला दिखता है, प्रकाश कहते हैं अपना प्रतिबिंब, या तो धुंधला दिखता है कार्डबोर्ड पे, या फिर दिखता ही नहीं है, क्योंकि यह परावर्तित करता तो है लेकिन उस प्रकार से पूरा का पूरा प्रकाश का भाग परावर्तित नहीं कर पाता है। और दर्पण चूंकि पूरा का पूरा कर देता है, जो मेरे आंखों तक पहुंचता है, हमें जितना मेरा चेहरा का से प्रकाश निकला है उतना मेरे आंखों तक आ जाता है और हमें प्रतिबिंब दिख जाता है। तो आपको मेजर डिफरेंस पता चल गया कि किसी वस्तु और दर्पण में क्या अंतर है, आखिर हम किसी चीज़ को दर्पण क्यों कहें। तो लिख लेते हैं, मिरर the reflecting surface which reflects almost अधिकतम all the light, the reflecting surface which reflects almost ऑल लाइट कर सकते हैं या ऑल टाइप ऑफ लाइट कर सकते हैं, ऑल लाइट ही रहने दीजिए। व्हेन इंसिडेंट ऑन इट, जब इस पर पड़ेगा तो वह लगभग सारे को परावर्तित कर देगा। चमक रहा है ऑन ईट, ठीक है। वैसा परावर्तक सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग प्रकाश के सभी भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। तो वैसा परावर्तक सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग प्रकाश के सभी भागों को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप दर्पण अच्छी तरह से समझ गए। मिटाते हैं अब इसको।
अब देखिएगा, समझिएगा मेरे बातों को। दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक है समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। जिस चीज़ को आपको पढ़ना है तो दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। तो किसी दर्पण को आप समतल दर्पण कब कहेंगे? तो बहुत ही हल्का सा प्रश्न है। जब उसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। आपका घर का जो आईना है वो समतल रहता है, एकदम छू के दिखिएगा, कहीं पे उठा हुआ भाग आपको नहीं मिलेगा, ना गड्ढा मिलेगा, बिल्कुल सपाट एकदम। तो जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। The mirror which reflecting surface is plane एक काम करिए, those mirror रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर को कहते हैं समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। उतार लीजिए इसको। अब दूसरा नंबर पे आता है गोलीय दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या है गोलीय दर्पण? तो सर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल चिकना नहीं कह सकते, समतल हो, उसको कहेंगे समतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, कर्व टाइप का हो, या तो उठा हुआ हो सकता है या गड्ढा हो सकता है। तो जिसका परावर्तक सतह कर्व हो या गोलीय हो, उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण।
तो स्फेरिकल मिरर, द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज curved is called spherical mirror. गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। एकदम फूल जैसा हल्का डेफिनेशन लिखाते हैं। इस चीज़ को रटने का आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगा, बस पढ़िए, समझिए, जानकारी रखिए, नोट कर लीजिए इसको। तो आपको दोनों दर्पण के बारे में हम बता दिए क्या होता है। अब दोनों दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इस चीज़ को थोड़ा आप समझ लीजिए। तो पहले लेते हैं प्लेन मिरर, मेज properties of image formed by plane mirror। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। तो ये भी बहुत ही आसान है। आप अपने घर का आईना लीजिए, उसके सामने खड़े हो जाइए और बताइए एक एक करके हमको कि उसका क्या क्या गुण है। जो आपका इमेज बन रहा है, जो आपका प्रतिबिंब चेहरा दिखता है समतल दर्पण में, उसका क्या क्या गुण है। तो जब हम आईना को देखते हैं तो क्या हमारा चेहरा छोटा हो जाता है, क्या बड़ा हो जाता है? नहीं, जितना साइज का रहता है मेरा चेहरा उतना ही साइज का प्रतिबिंब उसमें बनता है, बिल्कुल सेम साइज रखता है। दूसरा चीज़ देखिए, आप दर्पण कहीं दीवार पे अगर लगा हो तो गौर करिएगा, आप दर्पण से जैसे मान लीजिए 2 हाथ दूरी पर खड़े हैं, तो आप जब दर्पण में गौर से देखिएगा तो इस चीज़ को आभास किया जा सकता है, नापा तो नहीं जा सकता है। दर्पण में भी आप दो हाथ पीछे खड़े दिखेंगे। आप किसी दर्पण के आगे में अगर 5 मीटर पीछे रहते हैं तो दर्पण के पीछे भी आप 5 मीटर पीछे रहेंगे। तो ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के साइज का बराबर होता है। आप एक गिलास धर दीजिए तो दर्पण के पीछे भी गिलास का साइज उतने ही रहेगा। आप जितनी दूरी पर गिलास रखेंगे दर्पण के पीछे भी उतनी ही दूरी पर रखा पड़ा मिलेगा, आपको लगेगा कि उतनी ही दूरी पर गिलास है। ठीक है, तो समतल दर्पण साइज हो गया, दूरी हो गया। अब देखिए, अब समतल दर्पण के आगे में आप खड़ा रहेंगे, आप अगर अपना दायां हाथ ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो दर्पण के पीछे आपको बायां हाथ हिलता हुआ दिखेगा, यानी पार्श्विक उल्टा। आप अपना दायां आंख बंद करिएगा तो उसमें बायां आंख बंद किया हुआ महसूस होगा। आप इस चीज़ को आजमा सकते हैं।
तो पार्श्विक उल्टा बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, यह भी एक गुण है। तो इन चीज़ों को हम एक एक कर लिख लेते हैं। जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं बस उसी को लिखना है। तो ये सब चीज़ को रटना क्या है? Properties of image formed by plane mirror. First, object is equal to size of image is equal to size of ऑब्जेक्ट। जितना साइज का रहेगा वस्तु उतने साइज का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या गुण है? डिस्टेंस, हिंदी भी लिखना है। डिस्टेंस between object and mirror is equal to distance between image and mirror। यह भी एंड है, समझ में नहीं आ रहा है तो देखो। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ठीक है, हिंदी दोनों का लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की साइज वस्तु साइज के बराबर होती है। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर होती है। दिख रहा है? सही है। और एक चीज़ समतल दर्पण में आप देखिएगा, आप जब अपना चेहरा को देखिएगा तो ऐसा होता है कि आप खड़े हैं सीधा और दर्पण में आपका चेहरा उल्टा हो गया। नहीं, आप सीधे खड़े हैं तो उसमें भी खड़े ही पाएंगे, आप उल्टा नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपका पैर सर पर और सर पैर पर हो जाए, तो सीधा होता है। दूसरा चीज़, आप प्रतिबिंब को जब देखिएगा तो क्या आप प्रतिबिंब को छू सकते हैं जाकर? क्या प्रतिबिंब जब बना तो क्या आप उसको पकड़ सकते हैं? नहीं, यह सिर्फ आभास होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यह भी आभासी प्रतिबिंब है, जो हम आपको डेफिनेशन पहले लिखाए थे।
तो वह सब चीज़ आप समझ रहे हैं ना क्यों लिखवाए थे। यह सब चीज़ जो टर्म आएगा यह सब चीज़ समझने का, तो उस सब को समझने के लिए वो सिर्फ आपको हथियार दिए। आपको सिर्फ वो जनरल नॉलेज है उसको समझ कर रखना है, रटना नहीं है। तो दर्पण के, समतल दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है तथा क्या होता है? सीधा होता है। तो उस चीज़ को भी लिख लेंगे, पहले इस चीज़ को नोट करिए आप। तीसरा नंबर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम आपको बताएंगे वह बताएंगे समतल दर्पण तो हो गया, उस पर बना प्रतिबिंब भी हो गया। चलिए एक चीज़ उसके समतल दर्पण का उपयोग भी हम जल्दी से कर लेते हैं। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। दर्पण के कुछ, समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ उपयोग भी पढ़ लीजिए। समतल दर्पण के प्रयोग। आप समतल दर्पण को कहाँ कहाँ देखते हैं? तो एक सबसे कॉमन चीज़ आपको दिखेगा, घर का आईना। उसमें हमेशा समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो इन लुकिंग ग्लास तो इन लुकिंग ग्लास हो गया, मतलब चेहरा देखने वाला आईना, दर्पण में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो एक नया चीज़ आपको बताएंगे, वह है पेरिस्कोप एटसेट्रा दे दीजिए। पेरिस्कोप होता क्या है? आप पनडुब्बी के ऊपर देखे होंगे, इस टाइप का लगा रहता है, दिख रहा है? अच्छे से बना देते हैं, इधर करते हैं। समझिएगा।
खैर ये छोटा रहता है निकला हुआ, इतना बड़ा तो नहीं रहता है, सब तरह का हो सकता है। तो इस प्रकार का संरचना आप पनडुब्बी में देखे होंगे, या अगर आप कार्टून देखते हैं तो निंजा हथौड़ी में भी देखे होंगे कि वह हथौड़ी ऐसा कुछ संरचना का यंत्र बनाता है। तो यह काम कैसे करता है देखिएगा, इस पर एक समतल दर्पण इस प्रकार लगा देता है और यहाँ पर एक समतल दर्पण इस प्रकार लगा देता है। अब होता यूँ है कि जब कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और इस पनडुब्बी भी है, समुद्र में खैर पनडुब्बी जैसे सेना सब यूज करती है तो उसको पूरा पूरा वो निकाल के नहीं देख सकती, ऐसे वो दुश्मन के नज़र में आ जाएगा। इस कारण से यह यंत्र उसके ऊपर लगा हुआ रहता है, जिस कारण से यह धीरे धीरे ऊपर जाता है, छोटा ऐसा रहता है और दुश्मन कहाँ कहाँ क्या है ठिकाना सब चीज़ देख भी लेता है। जासूसी के लिए भी आप किसी दीवार के उस पार ऊंचाई वाला चीज़ को देखना चाहते हैं, आप गड्ढे में हैं और किसी ऊंचे स्थान को देखना चाहते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस चीज़ को आप घर में भी पाइप से बना सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो इससे प्रकाश आया, दर्पण पर टकराया और परावर्तन का नियम का पालन करते हुए यह वापस यहाँ पे नॉर्मल बना दीजिए, या यहाँ पे परावर्तित हो गया। अब यहाँ पे फिर से परावर्तन होगा और यहाँ से यह वापस परावर्तित होकर इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार ढेरों किरणें आएगी और परावर्तित होकर इधर आ जाएगी और इधर आप अपना आँख लगा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। कोई भी वस्तु कहीं ऊंचाई पे वस्तु है तो आप इसको देख सकते हैं, आप गड्ढे में हैं तो आप इसकी मदद से ऊंचे स्थान को देख सकते हैं। अब पनडुब्बी में भी लगा रहता है यह, तो समुद्र में जैसे ये समुद्र है तो पनडुब्बी नीचे ही तल में रहेगा, ऊपर से यह हल्का सा यंत्र निकलेगा और यह वस्तु को देख लेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं पेरिस्कोप। इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी नहीं, एग्जाम्पल आपको दे दिया, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। इसको हिंदी में लुकिंग ग्लास को क्या कहिएगा? आईना बोल दीजिए, जो आप घर में बोलते हैं, या ज़्यादा आपको शुद्ध करना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेहरे को देखने वाला दर्पण। अपना घरवा भाषा बोलिए, आईना कोई दिक्कत नहीं है। आप पेरिस्कोप को पेरिस्कोप ही बोल दीजिए। तो ये दो यूज बता दिए आपको समतल दर्पण का। अब खैर बताने का मन था तो हमको और आगे भी, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, इसलिए इसको अगले पार्ट में कर देते हैं। तो अगला वीडियो आपको बनाएंगे जो बताने वाले हैं, समतल दर्पण तक आपको ख़त्म कर दिए हैं। तो अब बचा मेरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का हम डिफिनेशन आपको लिखा दिए हैं। अब उसके बाद गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उस पर इमेज कैसे बनता है, यह सब चीज़ बताना है। और उससे पहले समतल दर्पण पर कैसा इमेज बनता है, इस चीज़ को भी हम समझाएंगे। सबसे पहले समतल दर्पण का ही समझा देंगे कि इमेज कैसा बनता है, उसके बाद हम आपको गोलीय दर्पण पर आएंगे। खैर आपको डिफिनेशन तो लिखा दिए कि सीधा होता है, आभासी होता है, यह सब चीज़ तो बता दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, उस चीज़ को बताना है आपको। पहले समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम गोलीय दर्पण पर आएंगे। और एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि चूँकि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कृपया कर पढ़ते रहें। मोबाइल पर गेम मत खेलें, कोई भी भटकाव वाली चीज़, फिल्में, वेब सीरीज, सब चीज़ से दूर रहें। अभी आपका मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। लॉकडाउन का अर्थ यह नहीं है घर में आप अगर हैं तो आप सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं। और बाद में सरकार को बोलिएगा कि पोस्टपोन एग्ज़ाम, ऐसे वैसे नहीं।
हाँ, वो बात हम समझ सकते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद कई बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित होता है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो किताब तो कम से कम पढ़िए। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो जानकारी अच्छा है। धन्यवाद।